यस सर, और आपने बता दिया था। ये भी क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में दिया था, मैंने कहा था अच्छा क्वेश्चन है आपसे करने के लिए। ये वाला क्वेश्चन जो था, particle A is dropped from a building of height 80 meter. 2 seconds later, particle B is thrown from same point downward such that both A and B reach the ground together. Find the initial velocity of B. है ना? ये सवाल हो गया था, बोलो, हो गया था। सर आपने क्या था, कुछ बता दीजिए। ए पार्टिकल के लिए, फॉर ए क्या होना चाहिए, उसको कितना टाइम लगेगा? √2h/g लगेगा टाइम, बताओ। यस सर। ना, तो हाइट कितनी है? 80 है, तो 2 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 10, 16, 4 सेकेंड लगेगा। ठीक, तो पहला पार्टिकल जो ए है वो 4 सेकेंड्स के बाद टाइम t बराबर 0 से गिरेगा, और टाइम t बराबर, तो सर बी को 2 सेकंड में गिनना होगा। तो b को जो है वो 2 सेकेंड में गिनना होगा। b के पास कितना अवेलेबल टाइम है? ओनली 2 सेकेंड्स। ठीक, b के लिए y क्या लिखा जाएगा? y लिखा जाएगा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बोलो। यस सर। है ना, b के लिए टाइम क्या लिखेंगे? ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिखेंगे। b की कुछ इनिशियल वेलोसिटी u होगी। ठीक, हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लिया है। हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन माना है, तो नीचे की तरफ उसको प्रोजेक्ट किया गया। तो ये जमीन पे पहुंचने के लिए उसका y कितना हो जाएगा जमीन पे? सर 80। उसके पास टाइम कितना है? सिर्फ 2 सिर्फ सेकेंड। 2 सेकंड। u इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4, कितना आ गया? u 80 प्लस 2u बराबर 20, तो 2u बराबर कितना आ गया? 60। u बराबर कितना आ गया? 30 मीटर 30। पर सेकेंड। तो सेकेंड पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड से अगर नीचे फेंका जाए तो वो 2 सेकेंड में जमीन पे पहुंच जाएगा, और पहला वाला पार्टिकल भी वहीं पर उसको मिलेगा, है ना? हेलो, सर बोलो। सर ये चीज पूछनी थी सर, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया गया है। बिल्कुल, जब किसी चीज को डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ही मानना सही रहता है, वरना जबरदस्ती हम y में भी -80 पुट करते, u भी माइनस करते, ये भी माइनस करते, है ना? बोलो, ठीक है। चलिए, होमवर्क दिया था, ये हो गया था डिस्कस, है ना? चलिए, अगला सवाल इसी पैटर्न पे है। पार्टिकल A is projected upward with velocity to 20 meters per second. ठीक, 1 second later, another particle is projected with same speed, with velocity 30 meters per second,
upward from same point. ठीक है, क्या वो कोलाइड करेंगे? Find Yes, sir. the time and height at which they collide. कैसे करेंगे इस सवाल को? सर पार्टिकल जब वो लोग कोलाइड करें तब उनकी पोजीशन सेम होगी। सर इसमें हम लोग सेकंड इक्वेशन लगा के दोनों को इक्वल कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो पार्टिकल ए के लिए y बराबर 20t माइनस 5t स्क्वायर हो जाएगा। अब को हमने पॉजिटिव लिया है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन POP को हमने ओरिजिन माना है। बोलो बोलो, यस सर। पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा? पहला पार्टिकल ए तो चला गया हवा में। अब 1 सेकंड के बाद जब ए कहीं यहां होगा, अब बी को प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, तो t बराबर 0 पर ए प्रोजेक्ट है, t बराबर 1 सेकंड पर ए कहीं ऊपर जा चुका होगा, बी को प्रोजेक्ट किया गया है 30 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से। कैसे करेंगे इस सवाल को? एक ही रास्ते में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं टकराएंगे ही टकराएंगे। कैसे करेंगे इस सवाल को? ये y कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए के लिए। सर हम लोग y भी लिख देंगे सर 30t माइनस 5t स्क्वायर, तो सर फिर दोनों को इक्वल कर देंगे तो सर टाइम निकलेगा, कब बोलो पोजीशन सेम हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सर ए की वेलोसिटी 50 हो जाएगी फाइनल। ए की वेलोसिटी सर 20 + 30 हो जाएगी जब कोलाइड। नहीं, जब कोलाइड करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगी, वो के मासेस के ऊपर डिपेंड करेंगे। कोलाइड कब करेंगे इसके बारे में बात हो रही है। कोलाइड कब करते हैं दो चीजें? जब दोनों की पोजीशन सेम होती है ना। जब दोनों के ग्राफ इंटरसेक्ट करें। ग्राफ इंटरसेक्ट करवाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ेगी? जब पोजीशन टाइम ग्राफ इंटरसेक्ट करें, चलो ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ तो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, पैराबोलिक होता है। दूसरे वाले को 1 सेकंड बाद प्रोजेक्ट किया गया है ना। सर इसमें निकालेंगे पहले कि 1 सेकंड बाद ए प्रोजेक्टेड है, सर दोनों में पहले डिस्टेंस कितनी है? 1 सेकंड के बाद दोनों की डिस्टेंस कितनी है? ये तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? फिर सर अगर हम लोग ए को रेस्ट पे अज्यूम कर लें तो सर उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो बी की हो जाएगी वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी ए के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी की बात करोगे उस समय ए की वेलोसिटी भी कुछ और होगी। ठीक है, उस समय ए की वेलोसिटी भी कुछ और होगी। देखो इधर थोड़ा जाते हैं फंडामेंटल्स पे। dx/dt किसके बराबर था? v के बराबर था। और है ना, v किसके बराबर? और dv/dt किसके बराबर था? ए के बराबर। तो इससे dv कितना आ गया? adt आ गया। dv का इंटीग्रल करते हैं u से लेके v तक, और dt का इंटीग्रल हमने कहां से कहां तक किया था? 0 से t तक किया था। यस। अगर वो पार्टिकल टाइम t बराबर 0 पे उसकी वेलोसिटी u, अब टाइम t अगर t0 से स्टार्ट हो तो यही इंटीग्रल कहां से कहां हो जाएगा? t माइनस t0 से हो जाएगा। ठीक। यस। अगर टाइम t बराबर t0 पे 1 सेकंड पे अगर इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है,
तो यही इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टी नॉट से हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा इंटीग्रल, इंटीग्रल आ जाएगा ए टी माइनस टी नॉट आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे v माइनस यू बराबर ए टी माइनस टी नॉट आ जाएगा। सिमिलरली दूसरी वाली इक्वेशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x बराबर u टी माइनस टी नॉट प्लस हाफ a टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर आ जाएगी। इंटीग्रल करने पे ऐसा आ जाएगा, अगर लिमिट जीरो से लेना है ना, चिंता करने की बात नहीं है। देखिए इधर बहुत सिंपल सी बात हो रही है। बी पॉइंट 1 सेकंड पे स्टार्ट हुआ है ना, बी पॉइंट जो है ये कब स्टार्ट हुआ, ए पे स्टार्ट हुआ, तो इसकी इक्वेशन ये लिखी, बी पॉइंट के पास 1 सेकंड के बाद स्टार्ट हुआ है ना। तो अगर किसी भी समय टाइम टी है, किसी भी समय का टाइम टी है, तो ए कितने देर तक मूव कर चुका है, टी टाइम तक मूव कर चुका है, और बी कितने देर तक मूव कर चुका है, -1 -1 सेकंड तक मूव कर चुका है। ए जो है उसको टी टाइम मिला है मूव करने के लिए, बोलो। यस और सर। बी को कितना टाइम मिला है, टी माइनस टी नॉट टाइम मिला है, टी माइनस टी नॉट या टी माइनस 1 टाइम मिला है मूव करने के लिए। यहाँ जो हम टी रखते हैं ये वो टाइम है जिसमें जिसमें वो पार्टिकल क्या कर रहा है, जितना उसको टाइम मिल रहा है मूव करने के लिए, है ना। है ना, जहाँ पे वेलोसिटी u बराबर 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी जहाँ ली गई थी उस समय का टाइम है। इस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30, 1 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 30 है, ठीक। तो इसको कितना टाइम मिल रहा है, t माइनस 1 मिल रहा है ना टाइम। इसको अगर टाइम t मिल रहा है इस वाले पार्टिकल को, a वाले को मूव करने के लिए, इसको कितना मिल रहा है, t माइनस 1 मिल रहा है, बस बोलो। यस सर। यस सर। सिंपली हम बोल दें कि किसी भी समय पे वाई भी बराबर हो जाएगा कितना, 30 इंटू टी माइनस 1 माइनस हाफ -5 टी स्क्वायर कर देते हैं, -5 टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब वाई ए बराबर वाई बी कर देंगे बस, ठीक है, बस वाई ए बराबर वाई बी कर देंगे और कुछ नहीं करना है सवाल में, ठीक है। सिंपल सी अप्रोच है, सिंपल सा तरीका है। कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल की, सेकंड इक्वेशन, उसमें बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। भाई सिंपल सी बात है, देखो जब हमारा पार्टिकल y नॉट से स्टार्ट हो रहा था तो y माइनस वाई नॉट बराबर यू टी माइनस हाफ डी टी स्क्वायर था, है ना। अगर उस पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन 0 नहीं है, y नॉट है, तो y माइनस वाई नॉट बराबर यू टी माइनस हाफ डी टी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर उसका इनिशियल टाइम जब वो स्टार्ट हुआ है वो 0 नहीं है, वो टी नॉट है, तो टी माइनस टी नॉट माइनस हाफ जी टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी चलने को कितना टाइम मिला उसको, टी माइनस टी नॉट। ये टी क्या है, जितने टाइम में वो मूव कर रहा था। यहाँ पे हमने बोला था कि उसका मोशन टी बराबर 0 से स्टार्ट हुआ था, टी बराबर 0 पे उसकी वेलोसिटी यू के बराबर थी। यहाँ पे टी बराबर टी नॉट पे उसकी वेलोसिटी यू है, बोलो बोलो। यस सर। समझ में आ रही बात। ऐसे क्वेश्चन लिख के सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा सॉल्व, सॉल्व हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो अगर एक किसी पार्टिकल को टाइम टी बराबर, अगर मतलब ये खास तौर से जब दो पार्टिकल फेंके जाते हैं और अगर वो साथ में नहीं फेंके गए हैं, है ना, तो एक पार्टिकल को अगर टी नॉट टाइम के बाद फेंका गया है तो हम क्या करेंगे, उस पार्टिकल के लिए जो उसको अवेलेबल टाइम है मूव करने के लिए वो टी माइनस टी नॉट, जहाँ टी वो टाइम है जो कि फर्स्ट पार्टिकल के पास है। टी कौन सा टाइम है, 0 से स्टार्ट होने वाला टाइम है। टाइम टी बराबर 0 कब था, टाइम टी बराबर 0 इस समय था जब ए को फेंका गया था। समझ में आ रही बात ये, ठीक है। आपको, आप लोगों को बेसिकली बस ये अप्रोच सीखनी है,
है ना, इक्वेशन से सॉल्व करने वाली जो अप्रोच है वो आपको सीखनी है। ठीक सर है, तो अगर डायरेक्ट पोजीशन को इक्वल करते तब सर आंसर ना आता? डायरेक्ट कैसे पोजीशन इक्वल करते हो? सर जैसे कि यही था कि पोजीशन ऑफ ए। 30t माइनस 5t² तब। यस सर, ए और बी को अगर सेम करते। नो, तो क्या क्या कभी ये इसके बराबर होता किसी टाइम पर? कभी होता ही नहीं कभी बराबर। क्या कभी 20t, क्या कभी 20t 30t के बराबर होता? कभी होता ही नहीं, दोनों कभी मिलते ही नहीं। अगर वो बेसिकली क्या होता, वो उसकी क्वेश्चन होती जब हमने ए और बी को साथ में देखा होता। हम्म, अगर हमने ए और बी को साथ में देखा होता, ठीक, एक को 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, एक को 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो कभी वो कोलाइड नहीं करते। वो ये यहाँ से जाके यहाँ जाता, ये ऊपर जाता, फिर नीचे आता। मतलब सर वाई बी वाले में भी हम लोगों ने जीरो से ही शुरू कर दिया था। वाई बी वाले में नहीं, वाई बी वाले में जीरो से नहीं स्टार्ट किया है, वाई बी वाले में 1 सेकंड से स्टार्ट किया है। नहीं सर, जैसे हमने जो इक्वेशन अभी सर बनाई थी 30t हाँ, उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, उसको हमने जीरो से स्टार्ट कर दिया है। यस सर। टी तो बेसिकली जैसे ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट है दो पोजीशंस के बीच का डिफरेंस, वैसे ही टी जो है वो दो टाइम के बीच का इंटरवल है जो कि उस पार्टिकल के पास अवेलेबल टाइम है उसको मूव करने के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर जो लिखा हुआ टी, बाई सिंपल सी बात है, देखो ना, इसी के इक्वेशन से, डेरिवेशन से ही लिमिट हम क्या करेंगे, टी नॉट से टी रखेंगे ना, तो यहाँ टी माइनस टी नॉट आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। उसी तरीके से जब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, तब भी सेम वैल्यू आ जाएगी, टी माइनस टी नॉट दोनों में आ जाएगा। बोलो, ठीक है। यस सर। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 22। अभी और भी सवाल करेंगे आप लोग बुकलेट में। तो मोर और लेस मोशन इन वन डायमेंशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में। ठीक, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में हमने मोशन इन वन डायमेंशन को कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अगर उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेरिएबल, ठीक, अब बात करते हैं अगर उस पार्टिकल का वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन कब होगा किसी पार्टिकल का? किसी पार्टिकल का वेरिएबल एक्सेलरेशन कब होगा? Speed is continuously increasing. वो तो एक्सेलरेशन में भी होता है, वो तो एक्सेलरेशन में भी होता है, उसकी स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज करती है। वेरिएबल एक्सेलरेशन कब होगा? जब उस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स वेरिएबल होगा। सिंपल सी बात है यस सर, एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन फोर्स। ना, एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन फोर्स, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स आप अलग अलग समय पे क्या लगाइए, अलग अलग लगाइए, तो उसका एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाएगा, है ना। अब उसका एक्सेलरेशन हो सकता है क्या, कंटिन्यूसली वेरिएबल हो या स्टेप्स में वेरिएबल हो। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए, पहला एग्जांपल, एक पार्टिकल starts from rest, ठीक, moves with constant acceleration 5 meter per second square for 10 seconds, then moves with constant velocity for another 20 seconds, then comes to rest with deceleration of 10 meter per second square। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, स्टेप्स में ना,
पहले 5 है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी मतलब 0 हो गया, फिर कितना हो गया एक्सेलरेशन, -10 हो गया। ठीक ठीक, तो पता करना है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। Find the total distance traveled by particle. कैसे करेंगे सवाल? बोलो। सर 3 पार्ट में से ब्रेक करके। 3 पार्ट में ब्रेक करके, है ना? यस सर। सुनो मेरी बात ध्यान से। Simplest method will be draw the velocity time graph. पहले उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 10 सेकेंड्स तक। ठीक, तो इस लाइन का स्लोप कितना है? कौन सा ग्राफ है ये? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस लाइन का स्लोप कितना है? 5. स्लोप मतलब ये लेंथ अपॉन ये लेंथ। नीचे वाली लेंथ तो 10 सेकेंड है ही, नीचे वाली लेंथ तो 10 सेकेंड है ही। ठीक, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये लेंथ अपॉन ये, दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 5। तो ये कितनी हो जाएगी? फॉर्मूले से भी v बराबर u प्लस ए टी। कितनी हो जाएगी वेलोसिटी? कितनी हो जाएगी 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी? बोलो। 10 10 तो कैसे? 50 50 हो जाएगी, v बराबर u प्लस ए टी, 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक, अब क्या किया उसने? अब उसने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया अनदर 20 सेकंड्स तक। अगले 20 सेकंड तक उसने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा हो गया? ऐसे स्ट्रेट हो गया। बोलो, है ना? यस सर। बोलो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा स्ट्रेट हो गया। उसके बाद उसका डी एक्सेलरेशन हुआ एंड फाइनली इट कम्स टू रेस्ट। रेस्ट मतलब उसकी स्पीड कितनी हो गई? 0 हो गई। अगर वो रेस्ट पर आ गया तो कहाँ से कहाँ तक रेस्ट पे आया है? 50 से लेके 0 पर किस रेट से? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से। कितने टाइम में आएगा? ये वाला टाइम कितना है? यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है? 20 सेकेंड्स। ये वाला टाइम कितना हो जाएगा? 5 seconds. पक्की बात है ना बेटा? सबको समझ में आ रही है? यस सर। पक्की बात है? ये वाला टाइम 5 सेकेंड्स हो जाएगा ना? बोलो। ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, ये लेंथ अपॉन ये लेंथ बराबर 5 के होगा, है ना? बराबर 10 के होगा। tan थीटा स्लोप तो इसका है। ठीक, स्लोप तो इसका, फिर से वो बात हो रही है, तुम लोगों को कई कंफ्यूजन है। tan थीटा बराबर -10, तो tan फाई कितना हो जाएगा? अगर ये एंगल फाई है, tan फाई कितना हो जाएगा? बताओ। 10 हो जाएगा। और tan फाई बराबर ये वाली वेलोसिटी अपॉन ये वाली लेंथ होगी ना? बोलो। tan फाई बराबर ये वाली वेलोसिटी अपॉन ये वाली लेंथ होगी ना? बोलो। तो ये वाली वेलोसिटी अपॉन ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी कितना आ जाएगा? सॉरी, ये वाली लेंथ कितनी है? t। तो t कितना आ जाएगा? 50 डिवाइड बाई t कितना आ जाएगा?
वेलोसिटी कितनी है 50 डिवाइड बाई टी बराबर 10, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 5 सेकेंड। ये बन गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसमें क्या निकालनी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालें, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, सर एरिया अंडर द कर्व। एरिया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 20 प्लस 35 इनटू परपेंडिकुलर लेंथ। बोलो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, बोलो यस सर। पैरेलल साइड्स कितनी हो गई, ये 20 वाली हो गई, ये 35 हो गई इनटू 50, दिस विल बी द आंसर। बोलो ठीक है ना। और इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल कैसा होगा, सर डिसकंटिन्यूअस। बिल्कुल डिसकंटिन्यूस। पहले इसी बना देते हैं कॉपी करके, पहले 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कांस्टेंट होगा, फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ 0 हो जाएगा। बोलो और अगले 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन नेगेटिव है, कितनी -10। अगर ये 5 है, अगले 5 सेकंड तक क्या हो जाएगा, अगले 5 सेकंड तक क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन, -10 हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बोलिए बोलिए, क्लियर है ये यस सर। ग्राफ होगा ऐसे। ये वैल्यू 0 फिर नेगेटिव, ठीक है। बोलो क्लियर है। यस सर। अगले एग्जाम्पल में फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ as shown, मान लो ये टाइम इंटरवल टी नॉट है, ये भी टाइम इंटरवल टी नॉट है, ठीक। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर उतना ही कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन। बोलो है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, लीनियर होगा। बोलो है ना। यस सर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ shown, draw the position versus time graph for a particle starting from origin। हमको पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बना सकते हैं हम लोग, कैन बी ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, हमने जस्ट बनाया है अभी, है ना। यस सर। तो बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें क्या बनाना है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। कैसा बनेगा, पैराबोला।
पैराबोला बनेगा। सर उसमें टाइम सेम है सर दोनों, एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन का ऊपर वाले ग्राफ में। बिल्कुल हाँ। पैराबोला बन जाएगा। किस टाइप का पैराबोला? सर पहले केस में अपवर्ड, हम्म, पहले केस में अपवर्ड। वेरी गुड। सुनो सर, पहले जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो x बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। तो पहला वाला जो पैराबोला बनेगा वो ऐसा बनेगा। बोलिए। यस सर। सेकंड वाला लीनियर होगा। फिर अगला वाला जो ग्राफ बनेगा, बीच वाला पोर्शन जो होगा वो यहीं से कंटिन्यू होगा, यहीं से कंटिन्यू होगा और लीनियर बनेगा, है ना। बीच वाला जो पोर्शन होगा वो यहीं से कंटिन्यू होगा और बीच में लीनियर होगा ऐसे। और नीचे बना देते हैं। सही 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 से मिल रहा है ना। और जगह ज़्यादा चाहिए बेसिकली। इसको एक काम करते हैं, यहाँ ले आते हैं पहले। स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए। अब करते हैं। पहला वाला पोर्शन पैराबोला बनेगा, बोलो। अगला वाला पोर्शन स्ट्रेट लाइन होगा विथ सेम स्लोप, है ना। इस लाइन का जो स्लोप होगा वही स्लोप, यहाँ पे जो स्लोप होगा वही स्लोप आगे भी कंटिन्यू होगा, वेलोसिटी वही है, बोलो, है ना। यस सर। इतना पोर्शन स्ट्रेट लाइन होगा। उसके बाद क्या हो रहा होगा? सर डाउनवर्ड पैराबोला। फिर वेलोसिटी कम होती जा रही होगी। पहले इसकी स्लोप बढ़ता जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप बढ़ता जा रहा है, फिर वेलोसिटी कम होती जा रही होगी। और इस टाइम इंटरवल टी नॉट के बाद यही वाला पैराबोला क्या बेसिकली फिर से पैराबोला बनेगा और ऐसा बन जाएगा इस बार। बोलो। टॉप मोस्ट पॉइंट पे फिर से स्लोप जीरो हो जाएगा। तो यहाँ कितना स्लोप है? यहाँ स्लोप जीरो है क्योंकि यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई है ना। से टाइम इंटरवल सही से बनाया, इसको भी इतना ही गैप बनाते हैं, अगर थोड़ा सा और बना दें, इसको एक्सटेंड कर लेंगे। इस पॉइंट पे स्लोप जीरो हो जाएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे फिर से स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये वाला स्लोप इसके बराबर होगा, ये वाला स्लोप इसके बराबर होगा। बताओ, समझ में आ रही बात? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है। ग्राफ सारे सारे जितने हैं सब कुछ सारे याद होने चाहिए। अभी जो मोशन वन डायमेंशन में है जो करवाए हैं
एक लाइन से चीजें जो है दिमाग में रजिस्टर करते रहो, है ना। ये स्टार्टिंग वाला फेज बड़ा मुश्किल फेज होता है फिजिक्स में, हालांकि केमिस्ट्री मैथ्स में भी मुश्किल होता है। 10th क्लास के बाद से बच्चे बच्चे 11th क्लास में आते हैं, उनको लगता है पता नहीं कहाँ आ गए। तुम लोगों को फील हो रहा है ऐसा कुछ? ये से थोड़ा बहुत। यस सर। 10th क्लास में मेरे ख्याल से पूरे साल में इतनी पढ़ाई नहीं की होगी जितना एक महीने में पढ़ाई करवा दिया है। यस सर। है ना? सर कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा हैं सर 10th कंपैरिजन में 11th में। बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा चेंज सर 10th से 11th में ही आता है। 10th से 11th में बहुत बड़ा चेंज आता है, बहुत बड़ा चेंज आता है। उसमें से 50% बच्चे तो चेंज से घबरा जाते हैं। लेकिन अगर मतलब ये ऐसा नहीं कि पहली बार दुनिया में पहली बार आप लोग जो है 10th से 11th में है, आपसे पहले बहुत सारे बच्चे आए हैं, सबने यही चीज़ फेस की है। आप भी वही चीज़ फेस करो। जो भी बच्चा लगा रहता है ना पढ़ाई के लिए, उसका डेडिकेशन रहता है, वो पढ़ता रहता है, हाँ, वो फिर ग्रैस्प कर लेता है, चीज़ों को सीख लेता है। ऐसा अभी अभी आपके ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। आप अगर थोड़ा सा भी एफर्ट लगा के चीज़ों को सीखते रहोगे, ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सारी चीज़ें लॉजिकल लगेंगी। हो सकता है आगे कभी ये पार्ट रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट ना, क्योंकि आपकी इतनी एबिलिटी हो जाए कि आपको ये सब चीज़ें बड़ी बेसिक लगें। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, ठीक। मोशन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन को बच्चा जो उसकी तैयारी होती है वो रिवाइज भी नहीं करता है, क्योंकि वो तो पूरा मैथमेटिकल है, उसमें तो कुछ भूलने वाला है ही नहीं। इन टॉपिक में कुछ भूलने वाला है ही नहीं, मैथमेटिकल चीजें हैं सारी ये, ठीक है। यस सर। चलिए ये आ गया, आपका क्या बन गया, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया, ठीक। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बन गया पोजीशन टाइम ग्राफ। चलिए अगला एग्जांपल बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, इसके ऊपर कई क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। एग्जांपल नंबर देते रहे, ताकि आपको 22 हो गया था, ये 23 हो गया है, ये 24 हो गया था, 25 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25, ए पार्टिकल, ठीक है, कार बोल देते हैं, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration alpha, reaches maximum velocity, ठीक, let us say v naught, and then applies brake to decelerate at constant rate beta, and finally comes to rest, ठीक। If the total time of motion is t, find a the maximum velocity, v naught, b the total distance traveled।
कैसे करेंगे सवाल को? कैसे करेंगे सवाल को? क्या इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हैं हम लोग? क्या इस सवाल में वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हैं हम लोग? यस सर। बोलो। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हैं तो हो सकता है उसी सवाल हो जाए। तो पहले हम लोग इंक्रीज करेंगे वेलोसिटी को, फिर जब मैक्सिमम हो जाए तो उसमें एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। जब मैक्सिमम हो जाएगा उसके जैसे मैक्सिमम पहुंची उसने डीएक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वो मैक्सिमम पे पहुंची उसने डीएक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया। 0 नहीं हो जाएगा, इंस्टेंटेनियसली कम होने तुरंत लगेगा। तुरंत। हाँ, तुरंत उसका एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। तो पहले उसका एक्सेलरेशन अल्फा था, बाद में उसका एक्सेलरेशन बीटा हो गया, और टोटल टाइम ऑफ जर्नी टी के बराबर है। तो क्या पूछा हुआ है? मैक्सिमम वेलोसिटी तभी होगी ना जब वो एक्सेलरेशन के बाद डी एक्सेलरेशन करना स्टार्ट करता है, तो है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी तो तभी होगी ना जब वो एक्सेलरेशन के बाद डी एक्सेलरेशन करना स्टार्ट करता है। तो बताओ, बोलो। यस सर। ठीक। तो ये एक्सेलरेशन के बाद इसने डी एक्सेलरेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये टोटल टाइम ऑफ जर्नी। क्या पूछा गया है? दो चीजें पूछी गई हैं। एक तो ये वेलोसिटी पूछी गई है, ये लेंथ पूछी गई, और क्या पूछा गया है? और क्या पूछा गया है? Area of the graph. ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है। तो लेट अस से जब वो एक्सेलरेट कर रहा था तो t1 टाइम तक एक्सेलरेट करता है, और जब वो डी एक्सेलरेट कर रहा था तो t2 टाइम तक करता है डी एक्सेलरेट। ठीक। तो क्या अल्फा बराबर v नॉट बाई t1 होगा? बोलो। इस लाइन का स्लोप tan थीटा किसके बराबर है? tan थीटा किसके बराबर है? एक्सेलरेशन के बराबर है, यस सर। जो कि ये लेंथ अपॉन ये लेंथ हो जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में। उसी तरीके से क्या बीटा v नॉट बाई t2 होगा? बोलो, बोलो। क्या बीटा v नॉट बाई t2 होगा? हाँ या ना? Yes, sir. इस लाइन का स्लोप ये लेंथ अपॉन ये लेंथ है, इस लाइन का स्लोप ये लेंथ अपॉन ये लेंथ है। अगेन वही बात, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल फाई हो जाएगा, और tan फाई बराबर ये लेंथ अपॉन ये लेंथ होगा, और tan थीटा बराबर माइनस बीटा के होगा ना। यस। अब इस दो इक्वेशन से क्या मिल जाएगा हम लोगों को? t1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? v नॉट बाई अल्फा। t2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? v नॉट बाई बीटा। और हमें क्या मालूम है? टोटल टाइम ऑफ जर्नी मालूम है, t1 प्लस t2 किसके बराबर? v नॉट 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, and therefore v naught will be equal to alpha beta upon alpha plus beta into t। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर किताब में आपको मिलेगा, कई बार एग्जाम में भी आ सकता है इसी के ऊपर बेस कोई क्वेश्चन। फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत सी बातें फटाफट लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बोलो। और इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू वी नॉट इंटू टी हो जाएगा। बोलो, है या नहीं? इस ट्रायंगल का एरिया कितना Yes. होगा? यही लेंथ तो वी नॉट है, यही लेंथ तो वी नॉट है। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू वी नॉट इंटू टी हो जाएगा। बोलो, हाफ इंटू वी नॉट इंटू टी किसके बराबर हो जाएगा? ये हाफ इंटू एल्फा बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा।
बोलो बोलो, ठीक है ठीक है। यस सर। यस हो गया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। चलो, तो ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बनेंगे जहाँ पे एक्सेलरेशन स्टेप्स में वेरिएबल होगा। जब एक्सेलरेशन स्टेप्स में वेरिएबल हो, यहाँ से यहाँ तक अल्फा है, यहाँ से यहाँ तक बीटा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना बड़ा फायदेमंद रहेगा, ठीक है ठीक है। चलिए, उसके अलावा अगर इफ एक्सेलरेशन varies continuously, then we have to go to basics. कंटिन्यूसली वेरी कर रहा हूँ, ठीक, थोड़ा डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन से। जैसे कंटिन्यूस वेरिएशन का मतलब क्या हो गया, मान लो एक्सेलरेशन बराबर कहीं दे रखा हो 4t, 4 इंटू टी, तो टाइम के साथ में वेरिएबल है ना। मान लो कहीं दे रखा है एक्सेलरेशन -5x, तो पोजीशन के साथ में वेरिएबल है। जैसे एग्जांपल अगर लिया जाए कांस्टेंट वेरिएबल एक्सेलरेशन का, तो अगर स्प्रिंग के साथ में एक मास को बांध दिया जाए, इस मास को अगर हम मूव करा दें इधर की तरफ, तो स्प्रिंग जो उसके ऊपर फोर्स लगाएगी वो वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा, बताओ, एक्सपीरियंस से बताओ। फोर्स ऑफ स्प्रिंग वो वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा, क्या लगता है? वेरिएबल। वो वेरिएबल होगा ना, वेरिएबल होना चाहिए शायद, शायद ऐसा लगता है, मैं मालूम नहीं, लेकिन शायद ऐसा फीलिंग आ रही है कि वेरिएबल लगना चाहिए। ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? यस। जैसे जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होती जाएगी, फोर्स और बढ़ता जाएगा, और कंप्रेस करोगे और बढ़ता जाएगा। स्प्रिंग को खींचने के लिए और ज्यादा खींचोगे और फोर्स चाहिए ना, और ज्यादा खींचोगे और फोर्स चाहिए ना। वैसे कंप्रेस करने के लिए और ज्यादा कंप्रेस करोगे तो और फोर्स चाहिए। एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, इस टाइप की इक्वेशन कहीं लिखी, मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल है। और जब एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो v बराबर u प्लस ए टी, एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax वाली इक्वेशन होल्ड नहीं करेंगी, एप्लीकेबल नहीं होंगी, नॉट एप्लीकेबल। ठीक, समझ में आ रही है बात? बोलो, क्योंकि ये इक्वेशंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ड्राइव की गई थी। बोलो बोलो। यस सर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें dv बाई डी एक्स बराबर a करना पड़ेगा, सॉरी dv बाई डी टी बराबर a करना पड़ेगा। ठीक, बोलो बोलो। अगर एक्सेलरेशन इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अल्टरनेटिवली वी कैन ऑल्सो डू a बराबर क्या, v dv बाई डी एक्स। अगर acceleration is given as a function of x, और फिर क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बोलो बोलो, है कि नहीं? तो यस सर। पहली वाली इक्वेशन के इंटीग्रेशन से dv का इंटीग्रल बराबर a dt का इंटीग्रल आ जाएगा। अगर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t मालूम है तो ये इंटीग्रल हो जाएगा। दूसरी वाली इक्वेशन से v dv का इंटीग्रल बराबर a ds का इंटीग्रल हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x मालूम है तो ये इंटीग्रल भी हो जाएगा। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। यस सर। ठीक, और अगर कहीं पर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा हो,
अगर कहीं पर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा हो, ऐसा मान लिया जाए, तो क्या इस ग्राफ की मदद से वी कैन फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी? इस ग्राफ की मदद से कैन वी फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी? चलिए बताओ। हाँ या ना? यस सर। कैसे? इस ग्राफ का एरिया, एरिया अंडर द कर्व। इस ग्राफ का एरिया, इस ग्राफ का एरिया क्या होगा? इस ग्राफ का एरिया क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। इस ग्राफ का एरिया ए डी टी का इंटीग्रल होगा। बोलो। और ए डी टी का इंटीग्रल किसके बराबर होता था? चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता था। वाई एक्स के ग्राफ का एरिया वाई डी एस का इंटीग्रल होगा। ए डी टी के ग्राफ का एरिया ए डी टी का इंटीग्रल होगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा? ए डी टी का इंटीग्रल हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। और अगर कहीं पे मुझे एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ दे रखा हो, भाई वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो स्ट्रेट लाइन, अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो क्या कोई भी ग्राफ जो ऐसे नहीं जा रहा है ना, कांस्टेंट ए नहीं है। अगर ऐसा कांस्टेंट है मतलब कांस्टेंट है, फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये ऐसे कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट है, लेकिन अगर वो ऐसा कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी हो, ऐसी कोई वैल्यू हो, ठीक, तो इसका एरिया क्या देगा मुझे? इस ग्राफ का एरिया मुझे क्या देगा? कौन बताएगा? सर इंटीग्रल ए डी एक्स। इसके बराबर होगा। सर इंटीग्रल वी डी वी। बिल्कुल सही बात है। इंटीग्रल वी डी वी कितना हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ ए डी एक्स इसके बराबर हो जाएगा, सॉरी ए डी एक्स इसके बराबर हो जाएगा। सर इंटीग्रल वी डी वी सर वो वी स्क्वायर अपॉन 2। अगर u से लेके v तक वैल्यू चेंज कर रही है तो वो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। बोलो बोलो। यस सर। अगर एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया दे रखा है, एरिया अगर एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ दे रखा है, तो सीधे उससे हम लोग v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 निकाल सकते हैं। सीधे डायरेक्टली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। बोलो बोलो। यस सर। ठीक है। एक्सेलरेशन ग्राफ, अगर एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन का ग्राफ दे रखा हो, तो सीधे उससे हम लोग v स्क्वायर, क्या उसका एरिया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बात आगे याद रखना, ये बात आगे भी कहीं इस्तेमाल होगी। ठीक, चलिए अब इसके ऊपर सिर्फ क्वेश्चन बचे हैं बेटा, वेरिएबल एक्सेलरेशन के ऊपर सिर्फ क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं देता हूँ ब्रेक, ठीक है, क्लास ओवर कर देते हैं, क्योंकि